चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ये देखेंगे। स्प्रेडशीट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते थे एक्सेल, एक्सेल सीट भी। क्या कहते हैं इसको? एक्सेल सीट भी। स्प्रेडशीट को ऐसे भी हम लोग वर्कशीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्कशीट। अब ये वर्कशीट का काम क्या है, ये एक्सेल सीट का काम क्या है? जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जितने भी करना है, जैसे फॉर्मूला, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करना है, वो कहां करते हैं हम लोग? स्प्रेडशीट में। अकाउंट रिलेटेड कोई भी काम हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम हो, कहां करते हैं हम लोग? स्प्रेडशीट में। साथ में बजट बनाना हो, बजटिंग का जो काम होता है स्प्रेडशीट में ही किया जाता है। और साथ में आप लोग कभी मॉल जाते होंगे, मॉल गए होंगे, शॉप्स गए होंगे, मेगा मार्ट, ये सब गए होंगे, सब में जो बिलिंग करके आपको देता है, मतलब मान लीजिए कि बहुत सारा कपड़ा खरीदे तो वो जो बिल निकाल के देता है, तो वो बिलिंग का प्रोसेस भी कहां से होता है? ये स्प्रेडशीट से ही। तो एक बात ये समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स जहां भी काम आएगा कंप्यूटर में, तो हम किसका यूज करेंगे? यहां स्प्रेडशीट का ही यूज करेंगे। अब इसके कुछ कुछ फंक्शंस के बारे में समझ लेना है कि ये कैसे काम करता है और इसमें बेसिक फंक्शंस क्या क्या है। एक आपको दिख रहा होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दिख रहा है। दूसरा होता है एक न्यूमेरिकल ऑर्डर, ठीक। तो और इस दोनों के बीच में ये जो एक पर्टिकुलर आपको स्क्वायर टाइप का जो ये दिख रहा है अभी, इसको हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल। सेल। अब इसमें एक होता है रो और एक होता है कॉलम। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन टाइप का जो होगा नंबर्स वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये टोटल वाले को रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। और ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला है टाइप, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉलम्स। क्या कहते हैं? ये ऐसे इसको कहते हैं हम लोग कॉलम्स। एक वर्कशीट में कितना रोज होता है? 10, 48, 576 इतना बस रोज होता है एक वर्कशीट में। एक वर्कशीट में इतना रोज, और कॉलम्स होता है 16,384। सोचिए कि एक वर्कशीट है आपके पास तो कितना काम आप कर सकते हैं। बहुत ह्यूज डेटा को अगर कवर करना है तो आसानी से। अब एक वर्कशीट, जो एक पेज खोलते हैं उसमें 3 वर्कशीट तो रहते हैं, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, और मल्टीपल आप जितना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस एक साथ किए जा सकते हैं। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अच्छा मान लीजिए आपसे पूछ रहे हैं कि इस वाले सेल को हम क्या बोले? इस वाले सेल को हम क्या बोले? कॉलम। तो अब ऐसा सेल तो बहुत सारा मिलेगा ना वर्कशीट में, तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? अब मान लीजिए कि इसमें हैच लिख दे, तो हम अगर पूछेंगे कि हैच कौन से सेल में है, तो ये तो बताना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक सेल नेम भी देते हैं। क्या देते हैं? सेल नेम। सबसे पहले आपको जाना है कहां है, ये किस अल्फाबेट्स वाले कॉलम में है। किस अल्फाबेट्स वाले कॉलम में? किस में है? सी। अब आपको देखना है कि कौन से रो में है ये, कौन से रो में है? 2। तो ये जो C2 हुआ, इसको हम लोग क्या बोले? सेल नेम। क्या बोले? सेल नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज समझना कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं। ये सब क्या है? सेल है। और सेल का जब हम कोई नाम दे दिए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेल नेम। कितना रोज होता है, कितना कॉलम्स होता है, ये सब याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछ भी सकता है आपसे। इतना बात समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि यहां पे लिख दिए हम 10 और यहां पे लिख दिए हम 16। अब आपको क्या करना है कि आपको इसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। और आप ऐड करना चाहते हैं इस वाले सेल में, ठीक है? इस वाले सेल में आप इसको ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर आपको करना है तो सबसे पहले यूज करना है इक्वल टू। क्या यूज करेंगे? इक्वल टू। इक्वल टू कर लिए। अब आपको इसको सेल नेम देना है। क्या देना है? सेल नेम। कौन सा सेल में है ये? A4। और एडिशन करना है तो अब क्या दीजिएगा? प्लस। क्या दीजिएगा? प्लस। अब किसको ऐड करना है? ये B4। क्या दीजिएगा? B4।
अब जैसे ही ये A4 प्लस B4 करेंगे उसके बाद आपको क्या कर देना है, एंटर प्रेस कर देना है। क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही कीजिएगा ये 26 यहां लिखा जाएगा, ये इक्वल टू ये सब गायब होके क्या लिखा जाएगा 26। ये खुद कैलकुलेट कर दिया। अगर आप जाइएगा प्रेजेंटेशन में कि 10 प्लस 4 ऐसे कर दे ये 14 लिखा जाए, ये संभव नहीं है, ये आपको खुद करना होगा। लेकिन अगर आप टेबल का यूज करते हैं, और टेबल कहां से आता है, स्प्रेडशीट से, तब इसको मैथमेटिकल यूज कर पाएंगे। अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं तो आपको खुद टाइप करना पड़ेगा 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। आपको ये पूरा काम खुद ही लिखना पड़ेगा जोड़ के खुद से। लेकिन ये स्प्रेडशीट ऐसा काम है कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन ही आसान कर देता है आपका। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, सब कुछ आप निकाल सकते हैं इस स्प्रेडशीट में। बस उसको कैसे कैलकुलेट करना है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ें। अब इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, बेसिक फंक्शंस, उसको कैसे यूज करना है इस पे चलिए। फर्स्ट टॉपिक है यूज ऑटो सम इन सेल। सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो सम होता क्या है। ऑटो सम मतलब क्या होता है, और ऑटो मतलब होता है ऑटोमेटिक, ये खुद ही कर लेगा। तो ऑटो सम एडिशन का काम ये कैसे करता होगा सेल में। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा वर्कशीट है। देखिए ABCD, राम, मोहन, सीता, गीता, ऐसा कुछ नाम दे दिए। यहां दे दिए कि ये मैथ्स है, ये साइंस है, ये इंग्लिश है और ये हिंदी है। ठीक है ना, तो ये हम सब्जेक्ट का नाम दे दिए। अब इसमें कुछ कुछ मार्क्स दे दिए। देखिए ये क्या दे दिए हम लोग, मार्क्स। ये कुछ कुछ मार्क्स दे दिए। अब आपको कहे कि ये सबको ऐड करके इसमें लिखिए, इसको कह देते हैं हम लोग टोटल। क्या कह रहे हैं, टोटल। अब आपको कहे कि ये सबको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड। तब आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इक्वल टू का साइन दीजिएगा, इसका सेल नेम लिखिएगा, ये रहेगा ABCD, ये रहेगा 1 2 3 4 ऐसा रहेगा मान लीजिए। तो आप इसको पहले क्या दीजिएगा, सेल नेम। अब दीजिएगा A2, फिर दीजिएगा B2, फिर C2, फिर D2। ये तो लंबा टाइम लग जाएगा ना, लंबा टाइम लगेगा ना। तो इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आसान बनाने के लिए हम इक्वल टू का साइन करेंगे और डायरेक्ट यूज करेंगे ऑटो सम। ऑटो सम क्या करता है कि आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये अपने आसपास का जो डेटा होता है ना, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेता है। मतलब क्या कि अगर इसमें कर रहे हैं तो ये जो हॉरिजॉन्टल जितना भी डाटा रहेगा ना, ये एक बार में सबको सेलेक्ट कर लेगा। हमको इसका सेल नेम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सबको एक बार में सेलेक्ट करके कैलकुलेट कर लेगा। एंटर प्रेस करेंगे, ये सारा डेटा कैलकुलेट करके दे देगा। ऑटो सम का काम आसान हुआ। अब मान लीजिए कि ये तो वर्टिकल कर लिया, सॉरी हॉरिजॉन्टल कर लिया। अब ये टोटल मान लीजिए कि यहां भी तो कर सकते हैं हम लोग, यहां कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब का। तो ये यहां भी इक्वल टू का साइन देंगे, ऑटो सम यूज करेंगे, ये वर्टिकली सेलेक्ट कर लेगा, है ना। तो ऑटो सम का काम होता है कि आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स, ये डेटा को क्या कर लेता है, सेलेक्ट कर लेता है और खुद उसको ऐड करके एकदम आसानी से आपको आंसर दे देगा। अगर आपको ऑटो सम यूज नहीं करना है तो क्या कीजिएगा, इक्वल टू का साइन दीजिए, फिर लिखिएगा A2 प्लस B2 प्लस C2 प्लस D2, इतना करते जाइए। उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए, तब देगा कैलकुलेट करके। तो इतना टाइम तो ज्यादा लग ही जाएगा, और जब ज्यादा टाइम लग ही गया तो कंप्यूटर क्यों यूज कर रहे हैं हम, कंप्यूटर का यूज ही करते हैं हम ना काम आसान बनाने के लिए। तो आसान बने वैसा कुछ काम करना है ना। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है, जैसे इक्वल टू कर लीजिए A2 क्या करना है, D2, ऐसा कर सकते हैं रेशियो निकालने के लिए। ये सब अलग है। हमको बेसिकली फिलहाल समझना क्या है, हमको समझना है ऑटो सम का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ये बात समझ में आ ना कि ऑटो सम का काम क्या होता है और वर्कशीट में इसका यूज कैसे करना होता है। बात समझ में आ गया।
अब अगर आपको वर्कशीट पे दे दिया जाए ये काम करने के लिए तो आप आसानी से ऑटोसम का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बस आपको ये फंक्शंस पता होना चाहिए कि ऑटोसम कौन से टैब में प्रेजेंट रहता है और कौन से ग्रुप में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हम आपको एक वर्कशीट अभी बना के देंगे, झटपट में आपको कैलकुलेट करके आपको देना है, हम प्रोसीजर्स भी साथ में बताएंगे। ठीक है, देखिए तो ऑटोसम कैसे यूज करना है ये हम लोग देख चुके हैं। और एक बात और बता दे कि एडिशन को ऐड करने में, ये एडिशन का जो वर्ग है ना वर्कशीट में, इसको 3 तरीके से किया जाता है। अब ये कैसे कैसे कर सकते हैं, पहला तो ये प्रोसीजर बताया कि सब, अब कोई भी कंडीशन हो सबसे पहले यूज क्या करना है आपको, इक्वल टू। क्या यूज करना है, इक्वल टू। इक्वल टू के बाद एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट सम लिख दीजिए आप। सम लिखने के बाद ब्रैकेट खोलिए और अगर A2 B2 C2 D2 अगर ऐसा है तो आप क्या कीजिए कि सबसे पहले रखिए A2 और S2, उसके बाद ये बीच का 3 गायब करके कहां तक है लास्ट, D2। तो ये D2 करके ब्रैकेट बंद कीजिएगा और एंटर प्रेस कीजिएगा यहां से, ठीक ना। तो आपको ये टोटल डेटा क्या हो जाएगा, यहां तक का सेलेक्ट होके और ऐड हो जाएगा। एक प्रोसेस तो ये। दूसरा कि यहां इक्वल टू डालिए, डायरेक्ट ऑटोसम डालिए, डायरेक्ट ऑटोसम डालिए और ऑटोसम डालने के बाद आपको कहां जाना है, ये ऑटोसम आप डालने कहां से, आपको डालना है होम टैब में। कहां जाना है, होम टैब। होम टैब के बाद कहां जाना है, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में आपको मिलेगा ऑटोसम, इक्वल टू डालिए, यहां होम टैब एडिटिंग ग्रुप में जाइए, ऑटोसम प्रेस कीजिए और डायरेक्ट इंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा ये सेम डेटा ऐसे ही सेलेक्ट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन ये है, मान लीजिए कि एक डेटा है A2 में, एक है B4 में, एक है C6 में, एक है D8 में। तो अब बताइए कि A2 से लेके D8 ऐसे कोई सेलेक्ट हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि अलग अलग सेल में है। तो इसको कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू। अब आपको सबका लोकेशन, सबका सेल नेम देना होगा, A2 प्लस B4 प्लस C6 प्लस D8। अब इतना करने के बाद आपको एंटर प्रेस दबाना है, तब जाके सारे डेटा जो भी है उसको ऐड करके ये वर्कशीट देगा, नहीं तो ये डायरेक्ट। अब हम लोग अभी तो बताए थे ना कि ऑटोसम क्या करता है, या तो हॉरिजॉन्टली सेलेक्ट कर लेगा या तो वर्टिकली सेलेक्ट कर लेगा, ठीक ना। ये ऐसा केस हो तब, अगर ना हो ऐसा अलग अलग सेल वाला हो तो हमको कहां जाना है, इस प्रोसेस से जाना है। तो एडिशन 3 तरीके से किया जाता है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। बेसिकली ऑटोसम से क्वेश्चन पूछेगा कि ऑटोसम किस टैब के अंदर रहता है, तो होम टैब के अंदर रहता है। किस ग्रुप के अंदर रहता है, तो और ऑटोसम वर्क कैसे करता है, तो लिख लेंगे कि आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, इतना बात याद रहेगा। अब दूसरा काम है कंडीशनल फॉर्मेट, दूसरा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अच्छा कल एक बात बताए थे, याद होगा अगर धुंधला धुंधला सा, तो डॉक्यूमेंटेशन जब पढ़ाए थे तो बताए थे ना कि फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का यूज क्यों करते थे, फॉर्मेटिंग का यूज करते थे फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए ना, याद आया कुछ। तो सोचिए कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कह रहा है तो सेम फॉर्मेटिंग है तो वैसा ही कुछ होगा, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, कंडीशनल। क्या लगा हुआ है, कंडीशनल। जब ये कंडीशनल लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ कंडीशन के बेसिस पे ही हम चेंज कर पाएंगे ना। देखिए तो उसको चेंज करने का कंडीशंस कैसे कैसे रहता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बेसिकली हम लोग फॉन्ट ही चेंज करते हैं, ठीक ना। ध्यान से देखते रहिएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और हम उतना क्वेश्चन आपको पहले ही करा देंगे कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम जाए आपका। टेलीग्राम पे हम टेस्ट शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर का भी आज लेंगे, कल भी लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आज तो लेने वाले हैं, डॉक्यूमेंटेशन का 20 क्वेश्चन बनाएंगे। 20 क्वेश्चन को 30 सेकेंड, हर क्वेश्चन पे 30 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, 10 मिनट का टेस्ट रहेगा। ध्यान से पढ़ के अगर आंसर दीजिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स आप कर सकते हैं। स्प्रेडशीट से नहीं, डॉक्यूमेंटेशन से। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का टेस्ट होगा कल रात के 8:30 बजे, ठीक है।
आज पढ़ा देंगे उतना के बाद और कल भी पढ़ा देंगे और उसके बाद कल रात में उससे क्वेश्चन पूछेंगे। आप गारंटी देते हैं कि अगर ध्यान से अगर आंसर किए तो 20 में 15 से नीचे तो किसी का नहीं आएगा, कम। लेकिन अगर वही तुक्का मारने के चक्कर में जाइएगा तो किसी का 8 आएगा, किसी का 10 आएगा, किसी का 11 आएगा। ध्यान से पढ़ के बनाएं तो 20 में 20 भी आ सकता है। चोरी किए तो 5 आएगा, क्योंकि सर्च करने में ही टाइम वेस्ट। और देखिए टाइम लिमिट हम घटा भी सकते हैं, 20 सेकेंड 10 सेकेंड तक हम कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन रहता है। लेकिन हम 30 सेकेंड एटलीस्ट देते हैं, कम से कम क्वेश्चन पढ़ने का टाइम तो मिले, ठीक ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अब इसको यूज कैसे करना है, देखिए मान लीजिए कि ये वर्कशीट है। वर्कशीट में आपको बहुत सारा डेटा दिया हुआ, ये 4 5 6 9 10 11 3 8 6 2 5 9। आपको क्या करना है कि आपको वैसा डेटा चुनना है। मान लीजिए कि ये सबका नंबर दिया हुआ है, मनीष का कुछ नंबर दिया हुआ है, सुमित का कुछ दिया हुआ है, क्रिस का कुछ दिया हुआ है, आयुष, शुभम, सबका अलग अलग नंबर दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि टेस्ट में वैसे बच्चों का हाईलाइट करें जिसका नंबर 5 से ज्यादा हो। 5 से ज्यादा हो तो 5 से ज्यादा हो तो उसको चुनने जाएंगे कि अच्छा ये 8 वाला भी है, 6 वाला भी है, 5 वाला भी है, 6 वाला है, 10 9 11 9 5, ऐसा चुनने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम मान लीजिए कि बहुत बड़ा वर्कशीट है तो उसमें एक एक डेटा को चुनना मुश्किल हो जाएगा ना। हम क्या करेंगे, आपको कहां चला जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। क्या कहां जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जैसे ही ओपन कीजिएगा आपको बहुत सारा लिस्ट खुलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बिटवीन, वहां रहता है बिटवीन का, बिटवीन डाल देंगे वहां से 5 and 10। कहां डाल देंगे, 5 and 10। तो ये 5 और 10 के बीच में जितना भी डेटा होगा ना उसको दूसरे कलर से कलर कर देगा। क्या करेगा, दूसरे कलर से ये कलर कर देगा और ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सा डेटा इसमें सिलेक्टेड है। ठीक है, कौन कौन सा डेटा 5 से ज्यादा है। तो उसका कलर चेंज हो गया ना, फॉन्ट का, उसका फॉन्ट का कलर चेंज हो गया, डिजाइन चेंज हो जाएगा, हाईलाइट कर देगा उसको। तो इसको कहते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलता कहां से है, ये आपको मिलेगा कहां, होम टैब स्टाइल ग्रुप में। कहां मिलता है, होम टैब स्टाइल ग्रुप। ये याद रखिए, ये कॉपी में लिख लीजिए, होम टैब स्टाइल ग्रुप में प्रेजेंट रहता है क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ये ऑप्शंस भी हम आपको एक बार लिखवा देंगे ताकि आपको आसानी से ये पता चले कि बिटवीन, मोर देन, लेस देन, ये सारा डेटा को क्या करेगा, अरेंज करके आपको आसानी से दे देगा। मान लीजिए कि 50 रोज में है, 100 रोज में हो अगर ये बना हुआ, तब तो उसमें काउंट करना मुश्किल है ना। तो वहां से क्या यूज कर लेंगे, आराम से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये काम आसान करके आपको दे देगा सेलेक्ट करके, तो काम ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, इस पे थोड़ा सा और वर्क करवा के चलेंगे हम लोग। हाइड अनहाइड फ्रीज, फ्रीज पेन्स का यूज बहुत ज्यादा होता है। फ्रीज अनफ्रीज कैसे करते हैं, हाइड किसी भी रो को कैसे कर सकते हैं, कॉलम्स को कैसे हाइड कर सकते हैं, अब इस प्रोसेस पे चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हाइड अनहाइड फ्रीज रोज एंड कॉलम्स। अब मान लीजिए कि कभी आप वर्कशीट बनाएं, उसमें से एक ऐसा रो या फिर एक ऐसा कॉलम ऐसा है जो एक्स्ट्रा हो गया हो, जिसकी अभी करंट में जरूरत ना हो, बाद में जरूरत पड़ सकती है। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, नहीं तो उसको हाइड कर दीजिए। अगर डिलीट या फिर इरेज कर देते हैं, अगर बाद में उसकी जरूरत पड़ती है उस जगह पे, तब तो आपको वहां मिलेगा नहीं, फिर से एंटर करना पड़ेगा, और हो सकता है कि डॉक्यूमेंट फिर से बनाना पड़ जाए। स्प्रेडशीट में शीट आपको फिर से बनाना पड़ जाए, क्योंकि उसी जगह पे वापस लाना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए आसान ऑप्शन क्या है कि आप होम टैब में सबसे पहले क्या है कि उस पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम को सेलेक्ट करना है, और जैसे ही सिलेक्ट किए उसके बाद आपको जाना है होम टैब में।
होम टैब के बाद सेल ग्रुप में और फॉर्मेट ऑप्शन में। जैसे फॉर्मेट ऑप्शन में क्या है, आपको हाइड एंड अनहाइड वाला सेक्शन दिखेगा। अगर आप किसी भी सेल को, किसी भी रो को या फिर कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं तो वो हाइड पे क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा हाइड। और सेम प्रोसेस वैसे ही अगर आपको काम हो गया हो, हाइड किए हुए हैं और अभी उसकी जरूरत पड़ रही है, तो आप वापस से होम टैब सेल ग्रुप फॉर्मेट ऑप्शन में जाइएगा, अनहाइड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि टाइम सेविंग हो जाता है। अगर जिसकी नीड ना हो उसकी भी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो उसको भी हम वापस से ला सकते हैं। उसके बाद फ्रीज। फ्रीज का काम बेसिकली क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा सा सीट है, तो आप क्या रिजल्ट है, तो क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके है, ठीक, तो अगर आप नीचे की तरफ आते जाइएगा तो ये वाला सब छुपता हुआ चला जाता है, ये छुपता हुआ चला जाता है। जैसे आप इमेज में भी देखिएगा कि आपके गैलरी में जैसे ही स्लाइड करते जाते हैं तो ऊपर वाला फोटो जो होता है वो छुपते जाता है, नया वाला फोटो आते जाता है। लेकिन मान लीजिए कि यहां हम अगर नेम लिखे हुए हैं या फिर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, तो अगर इसको स्लाइड करते जाते हैं तो सब्जेक्ट तो छुप जाएगा। तो हमको पता कैसे चलेगा कि किसका कितना मार्क्स किस सब्जेक्ट में है? तो हम या तो ये पैनल को क्या कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, या फिर इस पैनल को चाहते हैं तो फ्रीज कर सकते हैं, या तो रो वाले को या फिर कॉलम्स वाले को। फ्रीज करने से फायदा होगा, ये वाला जो बस 1 2 3 वाला जो पार्ट है ये यहीं पे फ्रीज हो जाएगा, बाकी स्लाइड्स वो छुपते जाएगा और नया वाला आते जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कि फ्रीज का काम क्या होता है। तो आपको कहां जाना है, व्यू टैब के विंडो ग्रुप में और फ्रीज पेज में। जैसे फ्रीज कीजिएगा, अगर जिसको पहले सिलेक्ट करना होगा ना, जिस रो को आप फ्रीज करना चाहते हैं उसको, या फिर जिस कॉलम्स को आप फ्रीज करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, व्यू टैब में जाइए, विंडो ग्रुप में जाइए, फ्रीज पेज में जाइए। वैसे ही सेम प्रोसेस से इसको अनफ्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेट पेज ब्रेक्स। हम लोग डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में पढ़े थे ना पेज ब्रेक्स। पेज ब्रेक्स का काम क्या होता है कि मान लीजिए कि इस पूरे बोर्ड में हमको इतने डाटा का जरूरत है, ठीक है, बाकी ये सब फालतू हमको लग रहा है क्योंकि इसका जरूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि पूरे पेज में से इतने पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब आधा पार्ट को कट करना तो प्रॉब्लम है, तो हम आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अब इसको इरेज कर देंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब बाद में जरूरत पड़ गया इसका तब तो मुश्किल हो जाएगा ना वापस से सबको टाइप करना, लिखना, ये सब। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि पेज ब्रेक लगा सकते हैं। पेज ब्रेक आर डिवाइडर्स दैट ब्रेक अ वर्कशीट इनटू सेपरेट पेज फॉर प्रिंटिंग। अगर आपको पेज ब्रेक लगाना है तो क्या करते हैं कि हम डिवाइड कर दे दो पेज को सेपरेट पार्ट में। तो इसके लिए हमको कहां जाना है, व्यू टैब में, वर्कबुक व्यूज ग्रुप में, पेज ब्रेक प्रीव्यू में। अब पेज ब्रेक प्रीव्यू में गए, आपको जहां तक सेंटर पे फिक्स करना है कि यहां से हमको पेज काटना है, उस पर डिफाइन कीजिए, ओके कीजिए, वहां से दो पार्ट में पेज डिवाइड हो जाएगा। तो इससे काम आसान हो जाता है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितने डेटा की रिक्वायरमेंट है, आप उतना ही पार्ट को कट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है पेज लेआउट। अब मान लीजिए कि हमारा ये पेज ऐसा है, हमको नीचे वाला पार्ट, ये सब पार्ट की ज्यादा जरूरत नहीं है, मार्जिन हम कम करना चाहते हैं, मार्जिन ज्यादा करना चाहते हैं, ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए कोई है आपका वर्कशीट, ये पोर्ट्रेट मोड में है, हमको चाहिए इसको लैंडस्केप मोड में, तो लैंडस्केप मोड में कर सकते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग पेज लेआउट। लेआउट से आप पेज को चेंज कर सकते हैं, पेज में ओरिएंटेशन ये सब होता है, मार्जिन को आप चेंज कर सकते हैं। इतना जो पार्ट हम छोड़ के चलते हैं, आपकी कॉपी में भी होता है, सब जगह होता है, तो जो मार्जिन हम छोड़ के चलते हैं वो इफिशियंट बना देता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखा देता है कि इतना पार्ट को हमको छोड़ के आगे बढ़ना है। हेडर, फुटर और सीट्स को भी ऐड कर सकते हैं, कहां से, पेज लेआउट से। अब पेज लेआउट प्रेजेंट कहाँ रहता है, प्रेजेंट रहता है पेज लेआउट टैब में, मार्जिन में, कस्टम मार्जिन में जाइए, आप वहां से पेज को सेट कर सकते हैं। पेज को जो सेट करने वाला प्रोसेस है कहां होगा, पेज लेआउट में। उसके बाद वर्कबुक व्यूज। आप जो सीट बना रहे हैं उसको कितने तरीके से देख सकते हैं। अब पता चले कि हम काम करते जा रहे हैं, पेज हमारा कैसा बन रहा है, डॉक्यूमेंट्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अभी नॉर्मल व्यू में देखिएगा तो ये तो आपको इस टेबुलर फॉर्म में दिखेगा ना, सीट वाले फॉर्म में।
अब हमको तो देखना है कि हमारा पेज कैसा दिख रहा है प्रिंटिंग के टाइम, तो उसको कहते हैं हम लोग वर्कबुक व्यूज। अब वर्कबुक व्यूज बेसिकली पांच टाइप का होता है। तो नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, कस्टम व्यूज, उसके बाद कस्टम व्यूज के बाद फुल स्क्रीन। ठीक है, तो ये तरीके हैं जहां से हम अपना वर्कशीट को देख सकते हैं। नॉर्मल व्यू जैसे प्रेजेंट में आपका कैसा व्यू चल रहा है वैसा। उसके बाद पेज लेआउट, आपको अभी अभी बताया ना कि पेज को मार्जिन सेट करना है, हेडर फुटर सेट करना है, हमको कैसा पेज दिख रहा है, कितना साइज कट करना है, क्या करना है, तो वहां से भी तो हम पेज देखते थे ना। तो पेज लेआउट भी होता है, पेज लेआउट व्यू। उसके बाद पेज ब्रेक, अब पेज कहां से काटना है, कितना काटना है, तो उसके लिए भी तो हमको व्यूज मिलता है ना। तो तीसरा क्या है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू, यहां से भी हम अपना वर्कबुक को देख सकते हैं। उसके बाद कस्टम व्यूज, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसा करंट सिनेरियो में आपको देखने का है उसको सेव करके आप फ्यूचर यूज के लिए भी कस्टम व्यूज को रख सकते हैं। लास्ट में फुल स्क्रीन, जब आप फुल स्क्रीन करते हैं ना तो आपको वो रिबॉन वाला बटन नहीं दिखता, आपको मेन्यू वाला ऑफ नहीं दिखता, फार्मूला बार ये सब नहीं दिखता, पूरे पे दिखता है क्या, आपका वर्कशीट। इसको कहते हैं हम लोग वर्कबुक व्यूज। नेक्स्ट है अप्लाई सेल एंड रेंज नेम्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि पूरे स्कूल का आप एक सीट बनाए, स्कूल का छोड़िए, आप मॉल में कहीं काम कर रहे हो या फिर मेगा मार्ट में कहीं काम कर रहे हैं, बिग बाजार में काम कर रहे हैं, आपको दे दिया कि बहुत सारे आइटम का लिस्ट और कितना कौन सा प्रोडक्ट है ये इसको बनाने के लिए। तो मैथमेटिकल काम है, तो ये कहाँ कीजिएगा, कीजिएगा तो स्प्रेडशीट में ही ना। अब मान लीजिए कि स्प्रेडशीट में कर दिए, अब अचानक से पूछे, पहले बोल दिया कि एक राइस का 10 बंडल है, फिर आपको बोल दे कि 50 दूध का पैकेट है, तो बोल दे कि फिर गोभी का 50 पीस है, फिर बोल दे खीरा का 50 पीस है, फिर सेब का 50 पीस है। आप नंबर डालते जाइए, नंबर डाल दिए, स्टील का बर्तन का कुछ, कपड़ा का कुछ अलग, ग्रोसरी का कुछ अलग, तो सारा आइटम आपको दे दे। अब आपको बोले कि आप बताइए, पूरे आइटम्स में से छांट के बताइए कि ग्रोसरीज का आइटम कितना है, उसका टोटल कॉस्ट कितना है। काम तो मुश्किल हो गया यहाँ पे, मतलब कि सबको इकट्ठे था, उसमें से एक एक को चुन चुन के करना तो मुश्किल हो जाएगा। या मान लीजिए कि एक जगह बना भी दिए, एक जगह बना दिए, अब उसमें क्या करना है आपको कि अचानक से जल्दबाजी में पूछे कि ग्रोसरी का प्राइस बताइए, टोटल कितना खर्च किया हम ग्रोसरी पे, या फिर क्लोथिंग पे कितना खर्च किए हम, बर्तन पे कितना खर्च किए हैं, फ्रूट्स में कितना खर्च किए, तो वो तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे जो बहुत सारे सेल को एक सेल काउंट कर लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ ग्रेप्स है, एप्पल है, ये सब फ्रूट्स का एक अलग ही है, तो ये सीट को हम लोग सिलेक्ट करके एक नाम दे देते हैं। फिर दूसरा ही सिलेक्ट ऐसे ग्रोसरीज वाला में सब्जी वब्जी का, वेजिटेबल्स वाला इसको नाम दे देते हैं, इसका दे देते हैं क्लोथिंग का नाम। अब क्या हो जाएगा कि अगर आपको सम करना हो तो क्या कीजिएगा, इक्वल टू, फॉर्मूला बार में तो होता है ना, सबसे पहले इक्वल टू सम लिख दिए। अब यहां लिख देंगे ग्रोसरी, क्या करेंगे, ग्रोसरी लिख देंगे, यहां उसके बाद वेजिटेबल लिख देंगे, उसके बाद यहां क्या लिख देंगे, क्लोथिंग लिख देंगे। अब ग्रोसरी के अंदर कितना सारा आइटम है उसको तो इसमें सम करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। एक नाम से क्या हो रहा है कि ग्रोसरी में जितने भी आइटम का टोटल्स है ना, ये एक बार में ऐड हो जाएगा। अब हमको एक एक करके नाम ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं अप्लाई सेल एंड रेंज नेम। हो सकता है समझ में ना आया हो, तो एक बार और रिपीट करके वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं अप्लाई सेल एंड रेंज नेम। अब हम लोग देखेंगे चार्ट्स। चार्ट्स बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। मतलब मान लीजिए कि हमें कोई डेटा है हमारे पास स्प्रेडशीट में और उसको हम ग्राफिकल मोड में दिखाना चाहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसा। तो हम इस चारों को ना ग्राफिकल मोड में दिखाना चाहते हैं, तो उसको हम यूज कैसे करेंगे, चार्ट वाले में।
अब 8 वाला सबसे लंबा, ये बड़ा हो जाएगा, फिर 6 वाला आ जाएगा, फिर 4 वाला, फिर 2 वाला। तो ये जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं हम लोग चार्ट्स। क्या कहते हैं? चार्ट्स। चार्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट चार्ट्स के बारे में और बहुत सारे भी चार्ट्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हमको इतना ही चार्ट्स के बारे में फिलहाल पढ़ना है। कॉलम चार्ट, जो वर्टिकल लाइंस वाला पार्ट जो होता है ना, वर्टिकली जो ऐसे दिखाता है, इसको कहते हैं हम लोग कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई, स्कैटर चार्ट, ये टोटल चार्ट्स होते हैं जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसा हम बना लेते हैं। अब चार्ट्स में इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, मेन कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं चार्ट्स में? एक एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस, डाटा सीरीज, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, चार्ट टाइटल, लीजेंड्स, ग्रिडलाइंस, डेटा लेवल्स। इतने कंपोनेंट होते हैं। एक चार्ट को जब प्रिपेयर किया जाता है तो इतने चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब ये सारी चीजें हो जाती है, अब मान लीजिए आपके पास ये डेटा है, ये डेटा को सबसे पहले क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, जाइए इंसर्ट टैब में, चार्ट ग्रुप में। अब चार्ट ग्रुप में बहुत सारे इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे चार्ट के, आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कीजिए, आपका चार्ट बनके रेडी। नेक्स्ट है सॉर्ट एंड फिल्टर। हम लोग बेसिक आईसीटी स्किल में सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में पढ़े थे, शॉर्ट में पढ़े थे। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा, मान लीजिए कि आप एक स्कूल में हैं, ठीक है, इस पूरे स्कूल का एक डेटाबेस बना रहे हैं स्प्रेडशीट के थ्रू। आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस है तो उसको हम अरेंज करके रखते हैं। अब मान लीजिए कि अचानक से आपको पूछ दिया जाए कि सितंबर मंथ में, या फिर बताइए कि वो कौन सा क्लास है, आप क्लास 1 से लेके 10 तक में जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आपको अरेंज करने में प्रॉब्लम होगा, सबको वन बाय वन देखना पड़ेगा, सेक्शन वाइज देखना पड़ेगा किसमें ज्यादा है, 10 सीट आपको देखना पड़ेगा किसमें ज्यादा है। लेकिन अगर हमारे पास ये सॉर्ट वाला ऑप्शन हो जाए, हम लिख दे कि हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेजेंटेशन के व्यू से, कि कितना लोग प्रेजेंट रहे हैं या फिर कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो क्या कर देंगे हम हाईएस्ट टू लोएस्ट या फिर लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब सारे सीट को मिला के ये एक बार में बता तो सकता है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस में है, तो ये हुआ सॉर्टिंग। अब फिल्टर में हम ये चीज देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स आज के डेट में, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स, अब 100 बच्चों में जो अपना अपना परसेंटेज लाए, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनका 90+ % आया हो। तो क्या करेंगे कि हम 90 to 100% ऐसे इसको अरेंज कर लेंगे, और बाकी डेटा क्या हो जाएगा, खत्म। बाकी डेटा से हमको मतलब नहीं है, हमको इतने से मतलब है। तो जब एक सिलेक्टेड अमाउंट से आपको मतलब होता है तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, फिल्टर। ये सॉर्ट एंड फिल्टर यूज किए जाते हैं बेसिकली ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। मान लीजिए आप लोग फ्लिपकार्ट यूज करते हैं ना, अमेजन यूज करते होंगे, मिंत्रा यूज करते होंगे, तो उसमें देखे होंगे कि जैसे आप कोई ड्रेस सर्च कर रहे हैं, जीन्स सर्च कर रहे हैं, शर्ट सर्च कर रहे हैं, लड़कियों के लिए वो भी सेम टू सेम वैसे ही कुछ, तो सर्च कर रहे हैं। प्राइसेस आपको देखना है, प्राइसेस की सबसे कम प्राइस वाला कौन है, सबसे हाईएस्ट प्राइसेस वाला कौन है, तो आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं हाईएस्ट टू हाई टू लो, या फिर लो टू हाई। ऐसे कर देने से क्या होगा कि प्राइस सबसे कम वाला पहले आएगा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, या फिर हाईएस्ट सबसे ज्यादा वाला प्राइस वाला आएगा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। या फिर फिल्टर करना है तो आप ब्रांडिंग को लेके कर सकते हैं कि इस ब्रांड का ही हमको बस चाहिए, तो इसके पास तो बहुत सारा प्रोडक्ट होता है ना फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा के पास, तो एक सिलेक्टेड ब्रांड ही आपको दिखाएगा, बाकी सबको क्या कर देगा, इग्नोर। तो उसको कहते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर। होम टैब में जाना है, एडिटिंग ग्रुप, और सॉर्ट करना है तो सॉर्ट पे क्लिक करना है, फिल्टर करना है तो फिल्टर पे क्लिक करना है, काम आसान। उसके बाद है सेल रेफरेंसिंग, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सेल रेफरेंसिंग बेसिकली फॉर्मूला को हम कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, फॉर्मूला को कैलकुलेट करने, ये 3 टाइप का होता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और
मिक्स। अब मान लीजिए कि कोई फॉर्मूला है आपका, ठीक है, D3:E5, तो ये जो सिंपल फॉर्मूला इसको कहते हैं हम लोग रिलेटिव। क्या कहते हैं? रिलेटिव। एब्सोल्यूट में क्या करते हैं कि हम इस दोनों फॉर्मूला में डॉलर का साइन लगा देते हैं। क्या करते हैं? डॉलर का साइन इस दोनों में लगा देते हैं ताकि ये एक्सपैंड ना हो और थोड़ा सा चेंज ज्यादा ना हो, इसमें चेंज ना हो, इसके लिए हम लोग डॉलर का साइन लगा देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट। मिक्स्ड वाले में क्या होता है कि अगर इसमें डी वाले में लगाए हैं तो बी वाले में ना लगाएंगे, इसमें लगा देंगे। मान लीजिए कि ये ई वाला है, यहाँ डॉलर का साइन लगा दिए, ये 5 लगा दिए। तो किसी एक प्लेस पे अगर डॉलर का साइन लगा हो तो उसको क्या समझना है? मिक्स्ड। अगर दोनों में अगर लगा हुआ हो डॉलर का साइन तो उसको समझेंगे हम लोग एब्सोल्यूट। सेल्फ रेफरेंसिंग 3 टाइप का होता है। अब कैलकुलेट डेटा अक्रॉस वर्कशीट। मान लीजिए कि 5 वर्कशीट है आपका और आपको डेटा क्या करना है? कैलकुलेट। एक शीट 1, शीट 2, शीट 3, 3 ही लेते हैं बेसिकली। अब इसमें क्या करना है कि ये 1, ये है ए वाला पार्ट, ये 1 है, 2, 3 जो भी होता है, ये भी 1 ले लीजिए, ये 1 ले लीजिए, ये ले लीजिए 1, ये ले लीजिए, और बाकी सब में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं समझना कि जानबूझ के एक ही ले रहे हैं। अब इसको क्या करना है कि आपको कैलकुलेट करना है। क्या करना है? कैलकुलेट। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई भी हमको एक सेल मिल जाए, हम सेल में क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वल टू का साइन डाल देंगे, सम डाल देंगे। क्या डालेंगे? सम। अब इस पूरे सीट का नाम क्या डाले हम? सीट 1 मान लीजिए कि डाल दिए। सीट 1 2, ये है 2 और ये है, तो अगर पूरे को हमको एक बार में लेना है तो सीट 1 क्या करेंगे? सीट 3। अब 3 करने के बाद आपको एक साइन लगा देना है। अब ये साइन तब लगाना है जब आप एक पर्टिकुलर सेल को डिफाइन करना। मान लीजिए कि A1 लगा दिए और ऐसा साइन लगा दिए, तो क्या होगा कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 में A1 में भी जो डेटा है ना, सब एक जगह कैलकुलेट होके एक जगह पे आ जाएगा। सीट 1 में A1 है, सीट 2 में भी A1 है, सीट 3 में भी A1 है। तो सीट 1 से लेके 3 तक में कौन वाला पार्ट को हम सिलेक्ट किए हैं? A1। अब A5 को करना होता तो A5 का पूरा डाटा कैलकुलेट होकर एक जगह आ जाता। तो इसको कहते हैं हम लोग कैलकुलेट डेटा अक्रॉस वर्कशीट। अब है लिंकिंग सीट्स। अब 2 सीट्स को, एक सीट्स को ये 3 सीट्स हमारे पास है, तो इसको आपस में लिंक कैसे करें? लिंक करने से फायदा होता है क्या कि हमारा डेटा हमारे काम में आ जाता है आसानी से। एक सीट में ही तीनों सीट लिंक हो जाने से फायदा हो जाता है कि A1 वाला भी हम यूज कर सकते हैं, इसका भी। अब मान लीजिए कि ये वाला डाटा यूज करना है इसमें, तो इसका डिफाइन हम कर देंगे। इस पे जैसे सिलेक्ट करके यहाँ जाएंगे और इस पे भी सिलेक्ट कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये लिंक करने का प्रोसेस होता है कि सबसे पहले किसमें लिंक करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, व्यू टैब में जाइए, विंडो ग्रुप में जाइए, स्विच विंडो में जाइए, स्विच विंडो में जाइए, दूसरे वाले में जाइएगा। अगर इसमें करना है तो इस वाले पे पहुंचेगा, यहाँ पे जैसे ही डबल क्लिक किए ये वाला डेटा कॉपी होके इसमें आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि ये और ये 2 सीट अलग अलग क्या हुआ? आपस में लिंक हो गया। ठीक है, तो अब ये लिंक हो गया। लास्ट चीज बचा है शेयर वर्कशीट। जब आपका आपका सीट वर्कशीट या फिर वर्कबुक बनके तैयार हो जाएगा तो आप उसको क्या कर सकते हैं? शेयर 2 तरीके का है। एक सिंपल शेयर कर दीजिए कि प्रिंट करवा ले, कोई निकलवा ले, या फिर दूसरा ये कि आप जो शेयर किए हैं डेटा वो वापस उसमें एडिट भी किया जा सके। इसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो, क्या हो, या फिर कोई डेटा आपको याद ना हो, या फिर आप छुट्टी पे जा रहे हो, आपको अटेंडेंस लेना होता हो, तो क्या करना है? आप उस डेटा को क्या कीजिए? शेयर कर दीजिए। वर्कशीट को क्या करना है? शेयर जैसे ही कीजिएगा तो रिव्यू टैब में जाइए, चेंज ग्रुप में जाइए और शेयर वर्कबुक में जाइए। अब यहाँ शेयर ग्रुप में गया ना, वर्कबुक में, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप एडिट करने देना चाहते हैं कि नहीं करने देना चाहते हैं। एडिट करने देना चाहते होंगे तो क्लिक ओके पे प्रेस कर दीजिएगा।
ठीक है। और उसके बाद जैसे ही कीजिएगा, वो सामने जिसको आप भेज रहे हैं वो इस पूरे वर्कशीट में चेंज कर सकता है। अब जो मेन जिसका डॉक्यूमेंट होता है उसके पास ये अधिकार भी होता है, उसके पास हाथ में समझिए पावर भी है कि उस चेंज को ये एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। होप करते हैं कि आप सबको ये स्प्रेडशीट समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार और इसको पढ़ के रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम बहुत नजदीक है तो बेस्ट ऑफ लक। अच्छा से मेहनत कीजिए, अच्छे से इसको रीडिंग कर लीजिएगा। और एक बार रीडिंग ढंग से कर लेने के बाद ये सारी चीजें हम ऑलरेडी समझा चुके हैं तो आसानी होगी किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। परेशान नहीं होना है, पैनिक सिचुएशन नहीं कि एग्जाम इतना नजदीक है कैसे होगा क्या होगा। पढ़ लीजिएगा, कॉन्फिडेंट रहिए, सब अच्छा होता है। बोर्ड एग्जाम से पहली बार नहीं है कि आप इकलौते हैं जो दे रहे हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में ये फर्स्ट स्टेज है जहां से आप आगे बढ़िएगा। तो अब इसके बाद रेस शुरू हो जाता है। रेस में फिर लगिएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि इट वाज नॉट सो टफ। तो कॉन्सेप्ट यही है कि आसान बनाइए इसको, लॉजिक के पर्सपेक्टिव से पढ़िए। जितना लॉजिकली सोचिएगा उतना चीज आसान होते जाएगा। जितना रट्टा मारने और भागने के चक्कर में रहिएगा उतना ही चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आसानी से समझिए और माइंड फ्रेश रखिए। बेस्ट ऑफ लक, सब कुछ अच्छा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो जानते ही है, शेयर कर सके अपने फ्रेंडों में कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।